है और अब भरोसे से आगे बढ़ती हुई रणनीतिक साझेदारी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय में जब दुनिया सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के नए संतुलन की तलाश में है, जब वैश्विक सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की परिभाषाएं बदल रही हैं, प्लैटिनम जुबली मना रहे भारत जर्मन संबंध अब सीमलेस से लिमिटलेस की ओर बढ़ रहे हैं। डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी और एआई जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के नए अध्याय खुल रहे हैं। भारत जर्मनी साझेदारी वैश्विक व्यवस्था में क्या नए आयाम और समाधान दिखाती है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, भारत और जर्मनी ने सोमवार को व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से कई नीतिगत घोषणाएं भी की गई। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच वार्ता में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। दोनों देशों में क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, रक्षा उद्योग, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, वैश्विक कौशल साझेदारी, इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्किलिंग और उच्च शिक्षा रोडमैप संबंधी संयुक्त आशय घोषणा दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात, परंपरागत चिकित्सा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप, उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर जर्मन चांसलर का भारत में स्वागत करना सुखद संयोग है। स्वामी जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। पीएम ने भारत जर्मनी कौशल विकास और मोबिलिटी से जुड़ी सहमति के महत्व को रेखांकित किया। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए खतरा बताते हुए दोनों नेताओं ने इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखने की बात कही। हिंद प्रशांत संबंधी तालमेल बढ़ाने के लिए जल्दी ही दोनों देश वार्ता शुरू करेंगे। जर्मन चांसलर ने अपने वक्तव्य में भारत को अहम साझेदार बताया। First trip actually indeed leads me to India this year. At the same time, it's the first visit and trip to Southeast Asia I'm undertaking in my capacity as Federal Chancellor. I want to send out a signal in doing so, a signal for the strategic partnership with India. पीएम और जर्मन चांसलर ने भारत जर्मनी सीईओ फोरम को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। India is an important trading partner for Germany, and the trade volume between the EU and India is at a record high. I believe we can benefit even more from mutual trade based on open markets and rules based cooperation. इससे पहले दोनों नेता अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया।
दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महत्वपूर्ण संबंध और गहराती साझेदारी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ एम्बेसडर मीरा शंकर जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ जो हैं दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एम्बेसडर मीरा शंकर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम समझौते हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि सीमलेस से लिमिटलेस तक जाना है, क्या कुछ ये दिखाता है? जी, जर्मनी एक काफ़ी महत्वपूर्ण देश है यूरोप में। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे हैं। और जो उनकी साझेदारी भारत के साथ है वो और घनिष्ठ हो सकती है, क्योंकि अभी तक आर्थिक तौर पे और ऊर्जा को लेके हमारी साझेदारी थी, पर अब जो है सुरक्षा के क्षेत्र में भी ये जाएगी। और बातचीत हुई है सबमरीन्स की, कि जर्मन सबमरीन्स कन्वेंशनल पावर्ड, जो न्यूक्लियर नहीं है, एनर्जी से पावर्ड नहीं है, वो शायद उनकी टेक्नोलॉजी जर्मनी भारत को देगी और ये हिंदुस्तान में बनाई जाएंगी। अभी ये पूरा समझौता इसका हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, पर उम्मीद है कि ये हो सकता है। और अगर ये होता है तो ये ठोस कदम होगा जो रिश्तों को स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में ले जाने के लिए। वैसे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी, उसमें तो साझेदारी पहले से चल रही है और जर्मनी एक अहम हमारा पार्टनर रहा है इस क्षेत्र में। पर अब जो है ग्रीन हाइड्रोजन को भी लेके उसको बढ़ाया जाएगा। अभी तक सोलर, विंड एनर्जी एफिशिएंसी में हम लोग काम कर रहे थे, पर अब जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी में भी, हाइड्रोजन फ्यूल को लेके भी ये साझेदारी आगे बढ़ाई जाएगी। जो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा वो ये है कि स्किल्स को लेके एक समझौता हुआ है और जर्मनी में कई क्षेत्रों में कमी है, जो ट्रेंड आदमी है, मैन पावर है, तो वो भारत से इन क्षेत्रों में लोगों को ले जाने के लिए ये समझौता हुआ है। खास तौर से हेल्थ के क्षेत्र में और क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है, जैसे रिसर्च। और जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, खास तौर से जो साइंस पढ़ते हैं या टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए भी जर्मनी एक अच्छा बेस बन जाएगा पढ़ने के लिए। क्योंकि यूएस में तो थोड़ी कठिनाई हो रही है हमारे स्टूडेंट्स को अब जाने के लिए, क्योंकि यूएस चाहता है कि किसी तरीके से वो इमिग्रेशन को कम करे, गैर कानूनी जो इमिग्रेशन है और कानूनी इमिग्रेशन को भी वो कम करना चाहता है। तो इस वजह से जो हमारे H1B पे वहाँ काम करने जाते थे या फिर जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते थे, वो और देशों में भी अब देख रहे हैं कि कहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। और इस मामले में जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। वीज़ास को लेके ये तय हुआ है कि ट्रांजिट वीज़ा भारतीय ट्रैवलर्स को नहीं चाहिए होगा। अगर वो जर्मनी के थ्रू जा रहे हैं किसी और देश में तो उनको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होगा, जबकि पहले चाहिए था और इसमें काफ़ी कठिनाई भी हो जाती थी। तो ये एक तरीके से थोड़ा स्मूथ ट्रैवल के लिए अच्छा रहेगा दोनों देशों के बीच में।
बिल्कुल, हमारे साथ एम्बेसडर टीसीए रंगाचारी भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी हैं। रंगाचारी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आपसे भी सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से पारंपरिक विषयों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गहराती हुई देख रहे हैं, किन आयामों में ये खास है? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। ये जिस बार जो चांसलर मर्स का दौरा है हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ कि एक नया संकेत है कि जो हमारे पारस्परिक संबंध रहे हैं इनमें तब्दीली आ सकती है एक पॉजिटिव वे में। और वो इसलिए कि सबसे पहले तो ये चांसलर साहब जो हैं अभी हाल ही में पिछले साल ही ये चांसलर बने हैं, अभी 6-8 महीने हुए हैं। और ये सबसे पहले उनका दौरा है एशिया, और एशिया में उन्होंने हिंदुस्तान आने की सोची है। ये भी एक बात है जो हमें नोट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक के भारत और जर्मनी के संबंध रहे हैं वो हरदम ही अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जो नए क्षेत्र आ रहे हैं, जो दुनिया में जो नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हम लोग हमारे वैल्यूज़ के आधार पर दोनों देश जो हैं वो गणतंत्र हैं, डेमोक्रेसीज हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स में दोनों भरोसा करते हैं, इंटरनेशनल लॉ नियम कानून जो कुछ है उनके आधार पे हम अपने संबंध रखना चाहते हैं हर देश के साथ में। इन सब चीज़ों में अभी एक सामने एक चुनौती है, और अगर भारत और जर्मनी जैसे देश एक साथ काम करें तो हो सकता है कि हम अपनी आवाज़ तो खैर वो तो ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ठोस कदम ऐसे ले सकें जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो और मजबूत होगा या कम से कम स्थिर तो रहेगा। जहाँ तक के हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, अभी जिन चीज़ों का मीरा जी ने जिक्र किया, ये सब तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हमें दोनों तरफ से प्रयास करना होगा कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, बिकॉज दोनों तरफ से अभी तक के नियत यही थी कि हमारे संबंध और ठोस बढ़ें, सुदृढ़ हों, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी बाधाएं, कठिनाइयां रही हैं जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए जो हम चाहते थे, और साथ साथ जिनका हमने ऐलान किया था उसको भी हम पूरी तरह से हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अब दो एक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जर्मन सीखना, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानियों को, खास करके विद्यार्थियों को जर्मन सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप जर्मनी जाकर के पढ़ना चाहते हैं और जर्मन भाषा को जानते हैं तो उसमें आपको निजी तौर पे और सामाजिक तौर पे और देश के तौर पे उसका बहुत लाभ मिलेगा। अगर हम जर्मनी जाकर के अंग्रेजी में पढ़ाई करेंगे तो हरदम ये सोच रहेगी कि भाई कहाँ हम अमेरिका देखें, यूके देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, सिंगापुर देखें, वहाँ चले जाएं। ये नहीं कि हम जर्मनी में किस तरह से आगे काम कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, किस तरह से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जर्मनी ने इस चीज़ पे ऑलरेडी कुछ सोच विचार किया है। पिछले अगस्त में उनके जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ संबंध बढ़ा करके ये देखें कि किस तरह से जर्मनी का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, हम संयुक्त वक्तव्य देखते हैं तो ये दोनों ही जो बातें आप बता रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात हो, इसमें भी काफ़ी रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मीरा शंकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एम्बेसडर TCA रंगाचारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मीरा शंकर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से रंगाचारी जी ने बताया कि तमाम एक जो संबंधों की यात्रा है उसमें कई ऐसे पड़ाव थे जिन पर ध्यान देना ज़रूरी था और उन पर इस बार देखा गया। और सबसे पहले अगर हम जर्मन चांसलर की बात करते हैं, पहली एशिया यात्रा में भारत को चुनना किस तरह से दिखाता है कि यूरोप में जिस तरह से एक रणनीति साझेदारी है, भारत उसके केंद्र के अंदर आ जाता है और उसके साथ ही जो ट्रस्टेड जिस तरह से पार्टनरशिप की बात कहते हैं, सप्लाई चेन की बात कहते हैं, उसे रेजिलिएंट बनाने की बात हो रही है। जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल है उसमें तमाम समाधान सुझाने की बात हो रही है। इस दृष्टि से आप किस तरह से देखते हैं? जी, वैश्विक विश्व में असल में काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, खास तौर से ट्रम्प साहब की नीतियों को लेके। यूरोप में भी काफ़ी चिंता है, खास तौर से जो उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसमें यूरोप की कड़ी निंदा करी है। और फिर ग्रीनलैंड को लेके जो US देख रहा है कि हम किसी तरीके से ग्रीनलैंड को ले लें। अगर उस पे वो US कदम उठाता है तो फिर नेटो के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और वो बचेगा भी कि नहीं वो देखना पड़ेगा। भारत के लिए भी एक तरीके से हम जूझ रहे हैं ट्रम्प साहब की नई टैरिफ पॉलिसीज से, जिन्होंने भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी है, खास तौर से कि हम अपना एग्रीकल्चर क्षेत्र खोल लें, जो हमारे लिए मुश्किल है, और रूस से तेल लाना बंद कर दें। तो ऐसी स्थिति में जो देश है जैसे जर्मनी और भारत, जो कानून को फॉलो करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करते हैं, और जिन्होंने साथ साथ UN में काम भी किया है ग्रुप ऑफ 4 के नीचे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का बदलाव आना चाहिए ताकि वो इस समय के लिए कुछ रेलेवेंट रहे। तो ये दो देश मिलके एक तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ रूल्स बेस्ड ऑर्डर में कुछ डिक्लाइन हुआ है, उसको कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको रोका जाए, डिक्लाइन को किस तरीके से रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्टेबिलिटी दी जाए। और ये बातचीत ज़रूर रही होगी दोनों देशों के बीच में। फिर ये बड़ी क्राइसिस हैं जैसे यूक्रेन का युद्ध जो अभी चल रहा है और जिसमें भारत का जो पोजीशन रहा है वो यूरोप से थोड़ा फर्क रहा है। और अब जो है ट्रम्प साहब ने जोर दिया है कि किसी तरीके से इस युद्ध को रोकें और शांति की बातचीत चल रही है कि किस तरीके से युद्ध को रोका जाए, शांति लाई जाए। और उसमें US ने जो प्रस्ताव आगे रखे हैं वो यूरोप के प्रस्तावों से काफ़ी फर्क हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार यूक्रेन का युद्ध शांति की ओर बढ़ता है कि युद्ध चलता ही रहेगा। भारत की तरफ से तो ये कोशिश रही है कि बातचीत से ही इसका हल निकाला जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध से या लड़ाई से इस समस्या की हल नहीं निकलने वाली है। और यही PM मोदी ने दोबारा से दोहराया था कि हम समर्थन करते हैं कि बातचीत जारी रहे और ये बातचीत से ही शांति का हल निकले यूक्रेन को लेके। इजराइल और गाजा से की भी बात करी। एक तरीके से वो भी हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ शांति हो, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट EU कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे थे जी, ये जब ही आगे बढ़ेगा जबकि वहाँ पश्चिमी एशिया में
कुछ शांति हो। बिल्कुल। अगर लड़ाई जारी रही तो नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल समय की ज़रूरत है। एम्बेसडर रंगाचारी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम जो क्षेत्रीय और रीजनल चुनौतियां भी वैश्विक रूप से हैं, उनकी भी बातचीत की गई है और उस पर जिस तरह से लगातार जो है देखते हैं संयुक्त वक्तव्य, हम अगर उसमें देखें तो उसमें विचार करने की बात, दोनों की जो ये साझेदारी हम लगातार बता रहे हैं, ये किस तरह का समाधान इसका दिखाती हुई नजर आती है, क्या नई दिशा देती हुई नजर आती है? और जब इस तरह की उथल पुथल में दोनों देश जो है कानून आधारित व्यवस्था की, वैश्विक व्यवस्था की बात करते हैं या यूएन में सुधारों की बात करते हैं, तब क्या नई दिशा दिखाई देती है? बातचीत और विचार विमर्श जो है ये तो चलता रहेगा, रहना भी चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि अब जैसे बात हुई, आपके हेडलाइंस में भी मैं देख रहा था कि भारत और जर्मनी के जो व्यापार का विषय है कि जर्मनी हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूरोप में पार्टनर है। अब इसकी अगर हम तुलना करें चीन के साथ, जो भी हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और सबको चीन के आगे की नीतियों के बारे में, उनके रवैया के बारे में कभी न कभी कुछ न कुछ चिंता ज़रूर रहती है, तो चीन और जर्मनी का जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार जो है, वो हिंदुस्तान और जर्मनी से 4 गुना ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें अगर द्विपक्षीय कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमें ये देखना होगा कि हमें करना क्या है जिससे हम अपना जो बायलैटरल ट्रेड है वो चीन की तरह से इतना बड़ा कर सकते हैं कि एशिया में हिंदुस्तान जो है जर्मनी को ऐसा लगे कि हमारे लिए बहुत अहम देश है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक के हमारे बातचीत वगैरह का दौर है ये तो चलता रहेगा, लेकिन जर्मनी में अभी भी अमेरिका के सैनिक तैनात हैं, अमेरिका का अभी भी जर्मनी में बेसिस हैं, तो इसलिए जर्मनी किस हद तक के अमेरिका से हट करके काम करना चाहेगा, ये भी एक चीज़ है जिस पे हमें सोच विचार करना होगा, क्योंकि हम चाहे जो भी करें लेकिन हमें अगर साथ साथ मिलके काम करना है तो हमें यह भी देखना चाहेगा कि जर्मनी क्या समझता है कि उनके हित में है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे धीरे धीरे तब्दीली आएगी हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20-25 साल में जर्मनी जहाँ तक कि हिंदुस्तान की तरफ देख रहा था उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और जिसका एक प्रतीक है चांसलर मर्स का यहाँ पर एशिया में सबसे पहला जो विजिट है वो हिंदुस्तान में हुआ। ये अपने आप में एक संकेत है, लेकिन आगे हम किस तरह इसी संकेत पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मीरा शंकर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जर्मन प्रेसिडेंट को भारत के स्केल और स्पीड से जोड़ने की बात कही है, तो जैसे हम भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और दोनों देशों में तमाम इस तरह के जो हम समझौतों को भी देखते हैं, जो 19 समझौते हुए हैं और कई अहम घोषणाएँ भी हुई हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आर्थिक, औद्योगिक और निवेश केंद्रित अर्थव्यवस्था जिसे हम कह रहे हैं लगातार बनाने की दिशा में, और दोनों देशों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उसको देखते हुए। जी, खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग को लेके जर्मनी एक भारत के लिए अच्छा पार्टनर बन सकता है, क्योंकि जर्मनी में कई छोटी और मिडिल
तबके की कंपनीज हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, कई फिर आगे नहीं चलना चाहती तो आप उनको खरीद भी सकते हो, वहाँ से टेक्नोलॉजी भी आपको मिल सकती है। दूसरा, कोलैबोरेशन भी हो सकता है। हिंदुस्तान में करीब 2000 जर्मन कंपनीज मौजूद हैं, फिर भी जो जर्मन निवेश रहा है हिंदुस्तान में जितना हो सकता था, जो पोटेंशियल है उससे काफ़ी कम है। अब जो है हम देखते हैं कि अगर आगे बढ़ता है तो उससे हमारे जो आर्थिक रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। और ये भी देख रहे हैं कि ईयू के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है एफटीए के लिए, उसमें भी जर्मनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जर्मनी इसका बड़ा समर्थक रहा है कि भारत के साथ एक अच्छा एफटीए ईयू को करना चाहिए। और यूरोपियन देश हैं एक आध जो इसके विरोध भी करते हैं, पर जर्मनी जैसा देश अगर हमें समर्थन देता है तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। अभी दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पोटेंशियल खंगाले भी जा रहे हैं और तमाम इस तरह की जो दिशाएं हैं उन पर भी विस्तृत रूप से आगे बढ़ा जा रहा है। एम्बेसडर रंगाचारी, एम्बेसडर मीरा शंकर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।